तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सिस्टम जो है आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें आप इसको अच्छे से, क्योंकि इसमें से भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है इसके बारे में मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया था। भाई एक्सक्रिएटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कहाँ पर होता है, क्या मॉर्फोलॉजी है किडनीज की, नेफ्रॉन की। मैंने क्लास में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था और मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, या फिर होम्योस्टेसिस। इस तरीके से 4 या 5 क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं कि भाई क्या है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब देखिए फर्स्ट जो स्लाइड है आपके सामने, पेन और कॉपी आप लोग साथ में रखें, मेन चीजें हैं उनको लिखते जाएं। फंक्शंस ऑफ द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है इसमें, द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम फंक्शंस टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। भाई एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या करता है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम बॉडी के अंदर जितना भी अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। दूसरा देखिए आप, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनिमल्स गेट रीड ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उनमें जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको बाहर निकालना, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर निकालना, जैसे इंक्लूडिंग अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है। अल्थ्रो एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स आर डाइवर्स, ये डाइवर्स होता है एक तरीके से। नियरली आर प्रोड्यूस यूरिन इन अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। कुछ स्टेप्स होती हैं जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब एक डायग्राम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जिसमें आपको किडनीज, यूरेथ्रास, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा नजर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसमें फंक्शंस ऑफ द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब फंक्शन क्या क्या करता है? देखिए इसमें 4 मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट जो फंक्शन है आपका वो है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और एक्सक्रिएशन। अब फिल्ट्रेशन मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अति सूक्ष्म छनन। आप लोगों ने पढ़ा होगा अति सूक्ष्म छनन, फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये आप इसको बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनः अवशोषण, वापस उसको अब्सॉर्ब करना। तीसरी चीज आती है इसके अंदर सीक्रेशन। सीक्रेशन कहां से कहां तक? कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर तक। और उसके बाद एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन कहां से? यूरेथ्रा से। ये 4 फंक्शन है इसके। सबसे पहले हम देखते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में भी। फिल्ट्रेशन क्या होता है? द एक्सक्रिएटरी ट्यूब्यूल कलेक्ट फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड। जो एक्सक्रिएटरी ट्यूब्यूल्स होते हैं, अभी एक डायग्राम आएगा आपके सामने, नेफ्रॉन का डायग्राम, जिसमें ये बताया जाएगा भाई यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है। यूरिन का फॉर्मेशन कितने चरणों में होता है, एफरेंट ट्यूब्यूल्स क्या काम करती है, इफरेंट क्या करती है, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद होती है इसमें डीसीटी, जिसको बोलते हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, वो हिंदी में बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, या फिर लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। ये सारे नाम आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे 11th 12th में, सारे पढ़े होंगे आप लोगों ने। नाम तो शायद याद करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें, फिर भी मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगा इसका कि भाई किस तरीके से यूरिन का यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, या फिर यूरिन का निर्माण किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में होता है, किडनी किस तरीके से यूरिन का निर्माण करती है। तो द एक्सक्रिएटरी ट्यूब्यूल्स कलेक्ट फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड। Water and solutes are forced by blood pressure across the selectively permeable membrane of a cluster of capillaries and into the excretory tubule. अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन को आप एक नाम और दे सकते हो, जिसको नाम दिया गया है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन।
ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जैसे इफरेंट आर्टीरियोल से नाइट्रोजिनस या फिर वेस्ट जो ब्लड होता है, वेस्ट ब्लड का मतलब जिसके अंदर अमोनिया वगैरह, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें जो मिक्स होती है, जैसे ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में आती है, बॉमन कैप्सूल में जब आती है ये, तो ये यहाँ पर आकर फिल्टर्ड होती है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? वो है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो ब्लड को लेकर आएगी और यहाँ पर उसका फिल्ट्रेशन होगा। अब सेकंड पॉइंट देखिए, अब रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन को हिंदी में बोलते हैं पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण का मतलब होता है द ट्रांसपोर्ट एपिथेलियम रिक्लेम्स वैल्यूएबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट एंड रिटर्न्स देम। आप लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के चारों तरफ ब्लड वेसल्स लगी हुई रहती है, जैसे आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कैपिलरीज और वेन्यूल्स का डायग्राम देखा था, बहुत ही पतली पतली होती है, बहुत ही महीन होती है। तो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने चाय की थड़ी पे आप लोग जाते हो, तो जो चाय वाला होता है जब चाय को छानता है, वो तो आप लोगों ने देखा हुआ है कपड़े के अंदर बहुत ही प्रेशर से उस चाय को छानता है, देखा है सभी ने। अब जैसे वो चाय छानता है तो आप देखेंगे जिस बर्तन के अंदर उस चाय को वो छानता है, छानने के बाद में जो नीचे नीचे की जो चाय होती है उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं पे चाय पत्ती थोड़ी बहुत नजर आएगी, कुछ दाने वहां पर नजर आएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो छोटे मोलिक्यूल्स जो है वो जो फिल्टर्ड होके उस बर्तन के अंदर आ चुके हैं। सेम सिस्टम यहाँ पर होता है, और वो क्यों आए? बिकॉज ऑफ प्रेशर। उस चाय वाले ने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जिसकी वजह से जो चाय पत्ती है वो उस बर्तन के अंदर आ गई। सेम सिस्टम आपका यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर फिल्ट्रेशन के अंदर है। ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारे ऐसे वांटेड पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन, जो कि बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से कुछ कंटेंट्स जो हैं वो फिल्टर्ड होके नीचे आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? वो आते हैं पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के अंदर। अब जैसे अगर वो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के अंदर आए तो वो जाएंगे कहाँ? लूप ऑफ हेनले में। और लूप ऑफ हेनले से कहाँ चले जाएंगे? डीसीटी में। डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से सीधे यूरेथ्रा से होते हुए यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। अब वो तो वांटेड सब्सटेंसेस हैं, उनको तो बॉडी को जरूरत है उनकी, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको करना पड़ेगा अब रीअब्जॉर्प्शन, मतलब पुनः अवशोषण, क्योंकि वो बॉडी के लिए जरूरी है। तो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब यही है यहाँ पर, द ट्रांसपोर्ट एपिथेलियम रिक्लेम्स वैल्यूएबल सब्सटेंसेस। रिक्लेम करना, उनको वापस उठाना, वापस उनको अब्सॉर्ब करना और वापस ब्लड के साथ में उनको मिक्स करना ताकि बॉडी उनका यूटिलाइज कर सके। फ्रॉम द फिल्ट्रेट एंड रिटर्न्स देम, उनको वापस भेज देना। अब थर्ड स्टेज देखिए आप, सीक्रेशन। सीक्रेशन में क्या होगा? अदर सब्सटेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स एंड एडेड टू द कंटेंट टू द एक्सक्रिएटरी ट्यूब। अब बॉडी के कुछ पार्ट द्वारा, यहाँ पर भी सेम सिस्टम ही हो रहा है, यहाँ पर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट अगर यूरिन के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको वापस रीअब्सॉर्ब या फिर उसको सीक्रेट कर लिया जाता है, उसको वापस अब्सॉर्ब करके ब्लड के साथ मिक्स कर दिया जाता है। अब लास्ट पॉइंट देखिए आप, एक्सक्रिएशन। द फिल्ट्रेट लीव द सिस्टम एंड द बॉडी। अब यहाँ पर लास्ट में जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर जो फ्लूइड जाएगा वो प्योर यूरिन ही रहेगा। प्योर यूरिन का मतलब जिसके अंदर ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो कि बॉडी के लिए उपयोगी है। ठीक है, अगर बॉडी के लिए उपयोगी है और वो यूरिन के साथ अगर बाहर जा रहा है तो वो एक डिसीज कंडीशन कहलाएगी। फिर जैसे आप लोगों ने डायबिटीज का नाम सुना होगा। डायबिटीज में क्या होता है भाई? यूरिन के साथ ग्लूकोज बॉडी से बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है। डायबिटीज के टाइप्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, डायबिटीज फर्स्ट, डायबिटीज सेकंड, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ा होगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो इन सभी कंडीशंस में क्या होता है कि कुछ कंटेंट जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो कंटेंट यूरिन के साथ में बॉडी से बाहर जाने लगते हैं, तो इस कंडीशन को डायबिटीज नाम दिया गया है। अब कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं ये मैं आपको डिसीज कंडीशन में बताऊंगा। भाई 3P, बस सिर्फ डायबिटीज के बारे में छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पर कि भाई किस तरीके से उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यहाँ पर अब डायबिटीज को अगर रिकॉग्नाइज करना है तो इसमें 3P कॉमन होते हैं। P फॉर पैरॉट, 3P। 3P कौन कौन से? पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया,
और पोलीडिप्सिया। एक्सेसिव यूरिन, बार बार वॉशरूम का यूज करना, बार बार भूख लगना और बार बार प्यास लगना, ये 3 पी को आप ध्यान रखना। 3 पी कौन कौन से हैं? पोलीयूरिया, पोलीफेजिया और पोलीडिप्सिया। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए कि भाई किस तरीके से यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड कैपिलरी नेटवर्क दैट असिस्ट इन द एक्सक्रिएटरी प्रोसेस। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं जिसको अगर कंपोज किया जाए तो एक तरीके से एक्सक्रिएटरी प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम इंक्लूड द किडनी एंड फंक्शनल यूनिट द नेफ्रॉन। आप लोगों को मैंने सभी स्मॉलेस्ट यूनिट बॉडी की बता रखी है, जैसे आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। अगर आप नर्वस सिस्टम में जाएंगे तो उसकी सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। वैसे ही अगर आप एक्सक्रिएटरी सिस्टम में देखेंगे तो सबसे छोटी इकाई आपको मिलेगी नेफ्रॉन। ध्यान रखें इस बात को भी। The excretory activities of the kidney is changed by specialized hormone that regulate the amount of absorption within the nephron. एक किडनी के अंदर कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं और हर नेफ्रॉन के पास में अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इस बात को ध्यान रखने लायक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हर नेफ्रॉन के पास में अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और अपना एक सिक्रेशन होता है। वो खुद अपना जो सिक्रेशन होता है, जो फिल्ट्रेशन जो होता है, उसको किडनी के अंदर ड्रॉबैक करता है। तो कुछ हार्मोन्स भी होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि अब्जॉर्प्शन को, रीअब्जॉर्प्शन को, सिक्रेशन को, अल्ट्राफिल्ट्रेशन को, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो कम या ज्यादा हो सकता है। अब डायग्राम्स में देखिए आप, यहाँ पर आपको ब्लैडर नजर आएगा। अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो सारी चीजें बता रखी है, जैसे कि ब्लैडर, किडनीज, यूरेथ्रा, मियाटर्स और यूरेटर्स। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, किडनी के बारे में। यहाँ पर किडनी की लोकेशन बता रखी है। लोकेटेड बोथ साइड, दोनों तरफ होती है। लोकेटेड बोथ साइड ऑफ द स्पाइन, स्पाइन के दोनों तरफ होती है। बिटवीन थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रा, थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा, पीछे की तरफ जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, थोरेसिक और लंबर। थोरेसिक का मतलब आपकी जो बैक जो है वहां, उसको थोरेसिक कहा जाता है, और लंबर जो है आपके लोअर पार्ट को कहा जाता है। तो स्पाइन के दोनों तरफ किसके बीच में? थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा के बीच। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड इंटर्स द किडनी थ्रू रीनल आर्टरीज। ब्लड कहां से इंटर्स होता है किडनी के अंदर? रीनल आर्टरीज के थ्रू, एंड लीव्स थ्रू द रीनल वेन्स। आर्टरीज के थ्रू आता है और वेन्स के थ्रू बाहर जाता है, जिसको रीनल आर्टरीज और रीनल वेन नाम दिया गया। ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स कैरी वेस्ट प्रोडक्ट। इनको यूरेटर्स कहा जाता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट क्या है अब यहाँ पर? वो है यूरिन। तो यूरिन को लाने ले जाने का काम कौन करते हैं? वो करते हैं यूरेटर्स, जो कि 2 होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर तक उनको लेके जाते हैं फॉर स्टोरेज और फॉर रिलीज। या तो उसको स्टोर करते हैं और उसको रिलीज करने के लिए। ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर को यूरेथ्रा के थ्रू पूरा खाली किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। अब फ्लो ऑफ यूरिन, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप इसको लिख लो। फ्लो ऑफ यूरिन को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, कि एक्सप्लेन अबाउट द फ्लो ऑफ यूरिन। तो डू नॉट एक्सप्लेन विद द लीड्स टू, जस्ट राइट डाउन फ्लो ऑफ यूरिन विद द एरो मार्क्स, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। आपको वहां पर पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है कि ये फ्लो ऑफ यूरिन है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप 10 मिनट 15 मिनट दे रहे हो तो फिर दिक्कत आएगी। फिर आपको इसको 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन अगर ये है तो इसको लगभग आप 2 मिनट में या 3 मिनट में या 5 मिनट में पूरा खत्म कर दो। और मुझे नहीं लगता है कि 5 पॉइंट लिखने में आपको 3 से 5 मिनट लगेंगे। तो 2 मिनट 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसको 2 मिनट में फिनिश करने की कोशिश करें आप। अब देखिए आप, फ्लो ऑफ यूरिन के बारे में दिया हुआ है कि फ्लो ऑफ यूरिन किस तरीके से यूरिन का जो है फ्लो होता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस मतलब वही आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन। आगे एक डायग्राम आएगा आपका नेफ्रॉन का, जहां पर आप लोगों ने अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ा है, उसी को नाम दिया गया है ग्लोमेरुलस। अब लीड्स टू रीनल ट्यूब्यूल्स,
अब रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगा। रीनल ट्यूब्यूल्स कौन कौन सी हो गई आपकी, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, ये है आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स। उसके बाद कहाँ जाएगा, रीनल पेल्विस पार्ट में। रीनल पेल्विस पार्ट के बाद जाने के बाद रीनल कैलकुलस में। उसके बाद कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा यूरेटर्स। अब देखिए आप डायग्राम में आपको साफ नजर आ रहा होगा, पिंक कलर का जो है रीनल आर्टरी बता रखा है, ब्लू कलर की यहाँ पर रीनल वेन बता रखी है, यूरेटर बता रखा है, रीनल मेडुला पार्ट है, रीनल कैप्सूल पार्ट है और रीनल कोर्टेक्स पार्ट है। रीनल का जो कोर्टेक्स पार्ट होता है उसी के अंदर मोस्ट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है। जैसे स्पंज आप लोगों ने देखा होगा वैसे किडनी की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर टॉप में जूम करके दिखा रखा है और नाम लिखा हुआ है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए आप, पिन के आकार का, थोड़ा और बड़ा करके आगे यहाँ पे दिखाएंगे इसको। अब इसके अंदर ऊपर ही टॉप में एक पॉइंट लिखा हुआ है, किडनी फिल्टर्स अबाउट 1700 लीटर ऑफ ब्लड डेली इन द एवरेज अडल्ट। लगभग 1700 लीटर। आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपकी जो किडनीज होती हैं लगभग 1700 लीटर ब्लड को डेली फिल्टर्ड करने का काम करती है एक अडल्ट व्यक्ति के अंदर। किडनी फिल्टर्स अबाउट 1700 लीटर्स ऑफ ब्लड डेली इन द एवरेज अडल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर पार्ट्स ऑफ किडनीज बता रखे हैं, किडनी के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए आप लोकेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 3 पार्ट यहाँ पर बता रखे हैं, कोर्टेक्स, मेडुला और हाइलम। अब कोर्टेक्स पार्ट कौन सा है, आउटर प्रोटेक्टिव पोर्शन, बाहरी सुरक्षात्मक आवरण जिसको कहा जाता है। मेडुला देखिए आप, इनर सॉफ्ट पोर्शन, इनर का मतलब अंदर, सॉफ्ट का मतलब मुलायम, पोर्शन का मतलब भाग, आंतरिक मुलायम भाग। अब हाइलम पार्ट देखिए आप, हाइलम पार्ट जो है ए डिप्रेशन लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द कॉन्केव साइड ऑफ द किडनी। डिप्रेशन का मतलब एक तरीके से ग्रूव, एक खांच, खांच के अंदर आपका हाइलम जो है, यहाँ पर इसकी पोजीशन बता रखी है, ऑफ द कॉन्केव साइड ऑफ द किडनी where blood vessels, nerves and the ureters enters the exit the kidney। यहाँ पर आपके यूरेटर्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सारी की सारी यहाँ पर इस हाइलम के अंदर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कोर्टेक्स इज वेयर द ब्लड इज फिल्टर्ड। मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो कोर्टेक्स पार्ट होता है उसी के अंदर ब्लड का जो है फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मेडुला कंटेन्स द कलेक्टिंग डक्ट विच कैरी फिल्टर्ड टू द पेल्विस, या फिर फिल्टर्ड जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। द मेडुला कंटेन्स द कलेक्टिंग डक्ट्स, जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वो मेडुला के अंदर होती है। अब हाइलम को या फिर पेल्विस को देखिए आप, द पेल्विस इज अ हैलो कैविटी वेयर यूरिन अक्यूमुलेट एंड ड्रेन्स टू द यूरेटर्स। पेल्विस जो पार्ट होता है यहीं पर यूरेटर्स जुड़ा हुआ रहता है और यूरेटर के अंदर यहीं से यूरिन का ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, नेफ्रॉन। अब यहाँ पर आपका नेफ्रॉन का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बता रखा है कि भाई नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन। आपको पता है कि भाई फंक्शनल जो यूनिट होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द रीनल कोर्टेक्स। कहाँ पर होते हैं, रीनल कोर्टेक्स भाग में। मैंने बताया कि भाई कोर्टेक्स के अंदर ही ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो नेफ्रॉन भी कहाँ पर होंगे, कोर्टेक्स पार्ट में ही होंगे, एक्सेप्ट फॉर देयर लूप ऑफ हेनले व्हिच डिसेंड इनटू द रीनल मेडुला। अब यहाँ पर लूप ऑफ हेनले कोर्टेक्स पार्ट में नहीं होता, ये मेडुला भाग में होता है। अब डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बॉमन कैप्सूल। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में आप लेफ्ट हैंड में देखिए, आपको 2 आर्टरीज यहाँ पर नजर आएगी, आ रही है नजर सभी को। अब ये एफरेंट आर्टरीज हैं जो कि अनफिल्टर्ड ब्लड को यहाँ पर इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर लेकर आती है और इसको नाम दिया गया है बॉमन कैप्सूल, ठीक है। अब इस बॉमन कैप्सूल को जूम करके यहाँ पर बता रखा है ग्लोमेरुलस। अब देखिए आप कैसी जो आकृति है इसकी, इस आकृति में यहाँ पर जब एफरेंट आर्टीरियल अनफिल्टर्ड ब्लड को लेकर आती है तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन जैसे ही ये एक ग्लोमेरुलस मतलब एक कोशिकाओं का जो जाल बनता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका जो एक लूप बनता है, एक जाल बनता है, एक शंट बनता है यहाँ पर। तो इस शंट के अंदर आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए एक मोटा पाइप है, ठीक है, जो कि एक 2 HP की मोटर से कनेक्टेड है, मोटा पाइप है।
अब मोटा पाइप 2 इंच का आपने वहां पर लगा रखा है, अब उससे आपने मोटर को कनेक्ट की हुई है। अब 2 इंच का जो पाइप है उसके आगे आप छोटी छोटी जो है नलियां लगा दीजिए, टी लगा के उसके साथ में, ठीक है, लगभग आपने 3 नलियां और निकाल दी। तो अब थोड़ा सा आप एक अनुमान लगाइए कि जो प्रेशर उस 2 इंच की जो पाइप है उसके अंदर ज्यादा प्रेशर है, या फिर आपने टी लगा के 3 नलियां और छोटी छोटी निकाली आधे आधे इंच की, उनके अंदर ज्यादा प्रेशर है। ऑब्वियसली जो पतली नलियां हैं उनके अंदर ज्यादा प्रेशर रहेगा, तो ज्यादा प्रेशर रहेगा उनके अंदर, तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर के साथ में यहाँ पर ब्लड फ्लो होगा। तो वही सिस्टम यहाँ पर है, एफरेंट आर्टरियोल्स के अंदर यहाँ पर प्रेशर तो कम है, लेकिन जैसे वो ग्लोमेरुलस के अंदर कन्वर्ट होती हैं तो इनका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ गया। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन आपको यहाँ पर करना है, तो बोमन कैप्सूल की जो लेयर्स होती हैं उनमें भी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो मैंने आपको कल भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया था कि भाई गैस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है, वैसे ही गैस के एक्सचेंज की तरह ही डिफ्यूजन यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी जो अनफिल्टर्ड जो ब्लड है वो ऑटोमेटिकली ही प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से पीसीटी में चला जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, क्योंकि समीपस्थ कुंडलित नलिका तो वही है जो सबसे पास में है, वहीं पे ही है, तो वहीं पर फिल्ट्रेशन होगा। तो जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे आपके पीसीटी में ट्रांसफर हो जाएंगे। आई होप कि आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। और आगे देखना है इसमें, और आगे एक डायग्राम और आएगा। अब 2 पार्ट्स, इसके अंदर 2 भाग होते हैं, एक होता है रीनल कार्पल, दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब रीनल कार्पल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे बोमन कैप्सूल, दूसरा मिलेगा आपको ग्लोमेरुलस। उधर जाओ। रीनल कार्पल्स एक फर्स्ट जो पार्ट है आपका, और सेकंड पार्ट जो है आपका रीनल ट्यूब्यूल। अब फर्स्ट पार्ट को अगर आप देखेंगे रीनल कार्पल के अंदर क्या क्या चीजें आती है, एक आता है इसके अंदर बोमन कैप्सूल, दूसरा आता है इसके अंदर ग्लोमेरुलस। अब इसमें ए बी सी करके 3 पार्ट बता रखे हैं। सबसे पहले देखिए आप, फेनिस्ट्रेट, ओडिसाइड्स और फिल्ट्रेशन स्लाइड्स। अब रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आप देखेंगे इसमें तो सीरीज ऑफ सिंगल लेयर ट्यूब्यूल्स, सिंगल लेयर्स की ट्यूब्यूल्स होती हैं। कौन कौन सी, वही आपकी पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये होती है। अब नीचे देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, किडनीज आर मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स, ब्लड enters the nephron where impurities are filtered out and emptied into the collecting duct. The purified blood leaves the nephron through the renal vein. जो नेफ्रॉन्स के अंदर से जो प्यूरिफाइड जो ब्लड होता है वो रीनल वेन के थ्रू बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, अब आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेफ्रॉन को पूरा यहाँ पर जूम करके बता रखा है। एक यहाँ पर आपको रेड कलर की आपको एक आर्टरीज मिलेगी, एक ब्लू कलर में आपको वेन मिलेगी यहाँ पर। तो सबसे टॉप में देखिए आप बोमन कैप्सूल, और बोमन कैप्सूल के अंदर ही आपको ब्लड वेसल्स का पूरी आर्टरीज का जाल मिलेगा, जिसको नाम दिया गया है ग्लोमेरुलस, ठीक है। एक वेन है आपकी, एक आर्टरी है, लूप ऑफ हेनले यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, कैपिलरीज यहाँ पर नजर आ रही होगी, कलेक्टिंग डक्ट है, और यही कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आगे जाके यूरेटर से जुड़ती है। यूरेटर कहाँ जाते हैं, और ब्लैडर से जुड़े हुए रहते हैं, और ब्लैडर यूरेथ्रा से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे यूरिन का कलेक्शन होता है उसको फ्रीक्वेंसी के साथ में बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये है स्ट्रक्चर आपका नेफ्रॉन का। अब देखिए यहाँ पर पूरी जो फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, आप देखें इसको पढ़ें। द ग्लोमेरुलस इज ए मास ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस के बारे में लिखा हुआ है थिन वॉल्ड कैपिलरीज, मतलब पतली दीवार की कैपिलरीज यहाँ पर बहुत सारी होती है। द बोमन कैप्सूल इज अबाउट वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जो बोमन कैप्सूल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कप शेप उसका स्ट्रक्चर होता है, और डबल वॉल्ड होता है, उसके अंदर डबल लेयर होती है। The PCT leads to the Bowman capsule to the loop of Henle. PCT किससे जुड़ी हुई रहती है, loop of Henle से। The loop of Henle is a long loop which extend into the medulla. Loop of Henle जो होती है, the loop of Henle is a long loop, बहुत ही लंबा होता है, which extend into the medulla, जो कि medulla तक फैला हुआ रहता है। The distal tubule connect to the loop of Henle to the collecting duct. जो distal tubules होती हैं और loop of Henle plus collecting duct दोनों से जुड़ी हुई रहती है। Each nephron has its own blood supply. जैसे मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि हर नेफ्रॉन के पास में अपनी पर्सनल ब्लड सप्लाई होती है। उसके पास क्या क्या होता है एक नेफ्रॉन के पास में,
आर्टीरियोल्स होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं, साथ ही ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कलेक्टिंग डेम, साथ में इनमें कैपिलरीज का एक बहुत बड़ा जाल होता है जो कि अपना जो फिल्ट्रेशन होता है उसको सीधे कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचाने का काम करता है। Each nephron release fluid to a collecting duct which leads to the ureters. Collecting duct तक पहुंचाता है हर नेफ्रॉन जो है, और आपका यूरेटर जो है वो यूरेथ्रा से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, वही वापस आपका ब्लड फ्लो। ईच किडनी कंटेन्स मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, हर किडनी के पास में 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। ब्लड फ्लो थ्रू द किडनीज, अब ब्लड का फ्लो बता रखा है कि किस तरीके से किडनी के थ्रू ब्लड का फ्लो होता है। ब्लड इंटर्स थ्रू द रीनल आर्टरी, रीनल जो आर्टरी है उसके थ्रू ब्लड अंदर आएगा, आर्टेरियोल्स में जाएगा, आर्टेरियोल से कहाँ जाएगा, ईच आर्टेरियोल लीड्स टू ए नेफ्रॉन, हर आर्टेरियोल के बाद में नेफ्रॉन्स हैं, और नेफ्रॉन में फिल्टर होने के बाद रीनल कार्पल्स में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, द ग्लोमेरुलस फिल्टर फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड एंड इट इज द फर्स्ट प्लेस वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी। अब ग्लोमेरुलस सिर्फ एकमात्र एक ऐसा पार्ट है जहां पर यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। द ग्लोमेरुलस फिल्टर फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से यहाँ पर फ्लूइड को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, एंड इज द फर्स्ट प्लेस, ये पहला स्थान है, वेयर यूरिन इज द फॉर्म्ड इन द किडनी, जहां पर यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्लड फ्लो थ्रू द ग्लोमेरुलस एट ए कांस्टेंट रेट, ग्लोमेरुलस के अंदर कांस्टेंट रेट के साथ में यहाँ पर ब्लड फ्लो होता रहता है। कांस्टेंट मतलब एक तरीके से नियत तरीके से, कम ज्यादा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का फ्लो होता रहता है। ईच ग्लोमेरुलस इज सराउंडेड बाय ए कैप्सूल नोन एज बोमन कैप्सूल, हर जो ग्लोमेरुलस है वो एक कैप्सूल के द्वारा घिरा हुआ रहता है जिसको नाम दिया गया है बोमन कैप्सूल, जो कि कप के आकार का होता है, जो भी आपने थोड़ी देर पहले देखा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, blood then passes into the renal tubules where some substances were reabsorbed and the remaining become urines। अब ब्लड कहां से कहां तक जाता है, रिनल ट्यूब्यूल्स में जाता है, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनको वापस अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और बाकी जो बचता है वो सारा यूरिन रहता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, द किडनीज, हाउ इज ब्लड फिल्टर्ड, किस तरीके से ब्लड फिल्टर्ड होता है। एज ब्लड इंटर नेफ्रॉन थ्रू द आर्टेरियोल्स, impurities are filtered out and emptied into the collecting duct. The purified blood exits the nephron through the venules. The mechanism of blood purification involves two distinct processes, filtration और reabsorption। यहाँ पर दो ही प्रोसेस बता रखी है, फिल्ट्रेशन और reabsorption की। वापस फिल्ट्रेशन के अंदर वही प्रोसेस बता रखी है भाई किस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है। Passing a liquid or gas through a filter to remove waste is called filtration। जैसे लिक्विड या फिर कोई गैस जैसी फिल्टर्ड होती है, अगर वो बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है तो फिल्टर्ड हो जाती है। द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड मेनली टेक प्लेस इन द ग्लोमेरुलस, सबसे ज्यादा जो फिल्ट्रेशन होता है वो ग्लोमेरुलस पार्ट में होता है। अब द ग्लोमेरुलस इज स्मॉल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज encased in the top of the nephron by a hollow cup shaped structure called Bowman capsule। अब बोमन कैप्सूल के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, सेम वही चीज यहाँ पर वापस लिखी हुई है। Fluid from the blood flow into Bowman capsules। The material filtered from the blood includes, अब क्या क्या यहाँ पर फिल्टर्ड होता है देखिए आप, वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, साल्ट, अमीनो एसिड और कुछ विटामिन जो कि रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं। उसके बाद प्लाज्मा, प्रोटीन सेल्स एंड प्लेटलेट्स रिमेन इन द ब्लड बिकॉज दे आर टू लार्ज टू पास थ्रू द कैपिलरी वॉल्स। अब यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन है, सेल्स हैं और प्लेटलेट है, वो यहाँ पर फिल्टर्ड नहीं होती क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, अब यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन वापस बता रखा है कि भाई रीअब्सॉर्प्शन किस तरीके से होता है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड एट द बोमन कैप्सूल मेक इट वे बैक इनटू द ब्लड। यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है बोमन कैप्सूल के अंदर, मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वहां पर नहीं रुकते हैं, यहाँ पर सिर्फ वही प्रोडक्ट फिल्टर्ड होते हैं जो कि वेस्ट होते हैं, जो कि अनवांटेड है बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज टेकन बैक इनटू ए वेसल इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। मतलब वापस जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको वापस अब्सॉर्प्शन करना है, तो ऑब्वियसली उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन। ऑलमोस्ट 99% ऑफ द वाटर that enters the Bowman capsule is reabsorbed into the blood। यहाँ पर लगभग 99% जो वाटर होता है उसको वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के अंदर ही। अगर मान लीजिए अगर वहां नहीं हुआ फिर कहाँ जाएगा, ईसीटी में। ईसीटी में भी नेटवर्क है, वहां पर भी रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा,
लूप ऑफ हेनले में भी है, वहां से भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। डीसीटी है, वहां से भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। इट मींस मेन जो पार्ट होता है, मेन जो मोटो है किडनी का, वो ये है कि किसी भी वांटेड सब्सटेंसेस को यूरिन के साथ मिक्स होकर बॉडी से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। When the filtrate drains in the collecting duct, most of water and nutrients have been reabsorbed into the blood. अब देखिए आप यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि जब यूरिन कंप्लीटली बन जाता है तो उसके अंदर का वो कंप्लीट यूरिन ही होता है, उसके अंदर वो कोई भी वांटेड सब्सटेंसेस नहीं होता है जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, इसमें भी वही चीजें हैं सारी। रिमेनिंग मटेरियल कॉल्ड यूरिन इज इम्पिटाइड इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। बाकी जो पदार्थ हैं उसको यूरिन कहा जाता है और उसको कलेक्टिंग डक्ट में मिक्स कर दिया जाता है। यूरिन इज प्राइमरली कंसंट्रेटेड इन द लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के अंदर ही यूरिन का कंसंट्रेशन तय हो जाता है कि यूरिन कितना गाढ़ा होगा और कितना पतला होगा। इसका निर्धारण कौन करेगा? वो करेगा लूप ऑफ हेनले। The loop of Henle is a section of a nephron tubule in which water is conserved and the volume of urine is minimized. लूप ऑफ हेनले के अंदर मैक्सिमम वाटर का अब्जॉर्प्शन जो है वो लूप ऑफ हेनले में हो जाता है, क्योंकि वाटर तो इंपॉर्टेंट है ही बॉडी के लिए। यहाँ से उसको मैक्सिमम अमाउंट में बाहर नहीं निकालना है। मैक्सिमम अमाउंट में क्या निकालना है? सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है यूरिन। तो लूप ऑफ हेनले क्या करेगा? अगर अतिरिक्त पानी यहाँ पर यूरिन के साथ बाहर जा रहा है तो उसको वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेगा। As the kidney works, purified blood is returned to the circulation while urine is collected in the urinary bladder. अब यहाँ पर यूरिन ब्लड जो है फिल्टर्ड हो चुका है, ब्लड के अंदर यूरेटर्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए आप, यहाँ पर आपको पूरा डायग्राम अच्छे से साफ नजर आ जाएगा। यूरेटर्स जो है, ए ट्यूब अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 इंचेस लॉन्ग अटैच टू द ईच किडनी, लगभग 6 से 7 इंच लंबी होती है और हर किडनी से ये जुड़ी हुई रहती है। मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज, इसके अंदर 3 टिश्यूज से मिलकर बनी हुई रहती है। कौन कौन सी टिश्यूज हैं इसके अंदर? स्मूथ मसल, फाइब्रस टिश्यू और म्यूकस लेयर। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है, पेरिस्टालसिस, a rhythmic contraction of the ureters smooth muscle which help to the move the urine into the bladder। अब देखिए इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो कि एक रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। रिथमिक मतलब रिदम के साथ में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना, जिस जो क्या हेल्प करता है? हेल्प टू मूव द यूरिन इनटू द ब्लैडर, जो कि यूरिन को ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट स्टोर्स यूरिन। होलो मतलब खोखला, मस्कुलर मतलब मसल से बनकर बना हुआ, और यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। इंस्फिंक्टर मसल्स होल्ड द यूरिन इन प्लेस, जो इंस्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो यूरिन को यहाँ पर होल्ड करती हैं। अब होल्ड 300 to 400 मिलीलीटर ऑफ यूरिन बिफोर इम्पिटाइन, लगभग 300 से 400 मिलीलीटर जो है यूरिन को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है बाहर निकालने से पहले। वॉल्स कंटेन्स एपिथेलियल टिश्यूज, इसकी जो दीवारें होती है उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं that is stretched to allow the bladder to hold twice its capacity, जो कि एक तरीके से यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। The trigone is a triangular area at the base of the bladder where the ureter enters, the urethra exits। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, अब यूरेथ्रा के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, एक ट्यूब ऑफ स्मूथ मसल विद ए म्यूकस लाइनिंग दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जब यूरिन को बॉडी से बाहर निकाला जाता है उसको यूरेथ्रा कहा जाता है, और म्यूकस लाइनिंग होती है, पूरी लाइनिंग म्यूकस से मिलकर बनी हुई रहती है। अब फीमेल यूरेथ्रा के बारे में लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंचेस लॉन्ग, लगभग 1 से 1.5 इंचेस लॉन्ग होती है। ओपन थ्रू द मियाटस, मियाटस के यहाँ से इसकी ओपनिंग होती है। मेल यूरेथ्रा के बारे में लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 8 इंचेस लॉन्ग, लगभग 8 इंच की लंबी होती है। पासेस थ्रू द 3 डिफरेंट रीजन्स, यहाँ पर 3 डिफरेंट रीजन्स के साथ में गुजरती है। कहाँ कहाँ पर? प्रोस्टेट ग्लैंड, मेम्ब्रेनियस पोर्शन और पेनिस। ये डायलिसिस की एक यहाँ पर मैकेनिज्म बता रखी है। डायलिसिस कब की जाती है? जब किडनी अपना काम करना बंद कर देती है या फिर कम कर देती है। डायलिसिस की कंडीशन कब की जाती है? जब जो नेफ्रॉन्स हैं, जो आपकी 4 प्रोसेस कर रही है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, एक्सक्रिएशन,
ये प्रोसेस अगर किडनी नहीं कर पाती है तो फिर एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, जिसको कहा जाता है डायलिसिस। ठीक है, तो डायलिसिस की मशीन यहाँ पर बनी हुई है, देखिए आप। ब्लड इज रिमूव्ड बाय ए ट्यूब एंड पम्प्ड थ्रू स्पेशल ट्यूबिंग दैट एक्ट्स लाइक नेफ्रॉन। अब यहाँ पर जो ट्यूबिंग्स हैं वो एक तरीके से नेफ्रॉन का काम करती है। इनकी ट्यूब्स आप लोग देखना, आपको मिलेगी कहीं लेब में। इसमें बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स बने हुए रहते हैं। जिस तरीके से नेफ्रॉन काम करता है उसी नेफ्रॉन की तरह ये ट्यूब्स काम करती हैं, जो कि ब्लड को फिल्टर्ड करती है। अगर ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, भाई अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो ब्लड के अंदर इम्प्यूरिटीज मिक्स होती रहेगी, और अगर इम्प्यूरिटीज मिक्स होती रहेगी तो एक तरीके से पॉइजन का काम करेगी। तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा। अब ब्लड के अंदर जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी काम करेगी। तो डायलिसिस के थ्रू ब्लड को यहाँ पर फिल्टर्ड किया जाता है। टाइनी पोर्स इन द ट्यूबिंग अलाउ साल्ट एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। अब यहाँ पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें साल्ट और जो छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसमें, ताकि वो पास हो सके। Waste diffuse out of the blood into the fluid-filled chamber, allowing purified blood to the return to the body. अब इसके अंदर ये जो मशीन है आप देखना कहीं आपको नजर आएगी, पूरी मशीन होती है जिसमें जो प्रोसेस होती है एक तरीके से जो किडनी काम करती है इस तरीके से ये भी काम करती है। चलिए, तो ये है आपकी पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से कि भाई क्या है एक्सक्रिएशन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कि एक्सक्रिएशन में हेल्प करते हैं, उनकी क्या मॉर्फोलॉजी है, और भी कई सारी चीजें हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में समझने के लिए। लेकिन 2 नंबर में या 5 नंबर में मोस्ट ऑफ इसमें से एक क्वेश्चन कोई सा भी एक आता है तो उसके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो चुकी हुई इसकी बात। इसके नोट्स बनाना आप लोग, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना आप। ठीक है, थैंक यू।